नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं की विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ वह चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो पूरा पढ़ लिया। अगर किसी भी नया छात्र जुड़ा हो तो उसने नहीं देखा हो तो उस चैप्टर को ज़रूर देखें। एक और बात, हमारे इसी चैनल पर आपकी मैथ की कक्षाएं, गणित की कक्षाएं भी चल रही है, तो आप उन कक्षाओं का भी लाभ ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेकंड नंबर चैप्टर। पार्ट 2 है अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण, इनके बारे में आपने सुन भी रखा होगा कि अम्ल, हम जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में इतना पढ़ चुके हैं कि हम ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। फिर क्षार के बारे में हम जान चुके हैं कि स्वाद में कड़वे होते हैं। वह लवण नाम से भी पता चल रहा है, हम घरों में जो नमक का उपयोग करते हैं वो लवण यही है, साल्ट यही है। तो वह कड़वे नमकीन होते हैं यह स्वाद में, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन आज हम इनके और ज़्यादा विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और इनके पास यह क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर होता है जिसको रेड कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो यह सब देखते हैं हम स्लाइड के माध्यम से। तो देखते हैं अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी आपके यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, मैं आशा करता हूँ आप इनके अपनी कॉपी में नोट्स बना लिया करो, ताकि यह पढ़ने में आपको बाद में भी पढ़ो तो आसानी रहे। तो अम्ल यह स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं और यह क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीला लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचकांक होता है जो हमें यह बताता है कि यह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, मतलब अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में बताता है। जैसे ही हम नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डुबाएंगे, जैसे मान लो यह इसमें अम्ल भरा है, हमारे पास में कोई सा भी एसिड अम्ल भरा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऐसा कुछ भी, नींबू का रस ही भरा है, उसमें भी अम्ल रहता है, नींबू खट्टा पदार्थ रहता है। अगर मान लो इसमें हम इसको नीले लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो यह क्या कर देगा, अपने रंग में परिवर्तन कर देगा और कुछ लाल रंग का हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखोगे कि जितना आपने डुबाया है, जितना यह एसिड अम्ल में डूबा है, उतना ही लाल होगा और बाकी बचा कुचा नीला ही रहेगा। तो यह बात भी याद रखना, परीक्षा में भी पूछ ली जाती है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और लिटमस पेपर समझ चुके हो कि एक सूचकांक जो क्या करता है, हमें अम्लीयता, पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता के बारे में बताता है। और यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे ही मान लो हम अम्ल को पानी में डालेंगे तो यह H+ आयन हमको दे देंगे, H+ आयन इनसे अलग हो जाएगा। तो इससे हमें एक और बात पता चल रही है कि इनके पास में हाइड्रोजन आयन की अधिकता रहती है, जब भी तो यह जल में घुलते ही H+ आयन दे देंगे। आयन इस वजह से क्योंकि इन पर प्लस चार्ज प्रोटॉन रहते हैं, यह तो जल में घुलते H+ आयन दे देंगे। तो यह भी बात पता चल गई कि इनमें हाइड्रोजन आयन की अधिकता रहती है। परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि हाइड्रोजन आयन की अधिकता किनके पास रहती है, अम्ल के पास में। हमारे पास आते हैं अब उदाहरण। इसके हो गया एक तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। बहुत खतरनाक अम्ल रहता है। अगर इसमें सांद्र अम्ल में इसमें आग भी डुबोले तो आग बहुत तेज़ी से जल जाएगा। वैसे ही H2SO4 हमारे पास में आया सल्फ्यूरिक अम्ल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इनके पूरा नाम क्या होता है, एक फॉर्मूला दे देंगे, सूत्र दे देंगे, फिर उनका पूरा नाम पूछ लेंगे। तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया हमारे पास में। वैसे ही
CH3COOH, यह होता है हमारे पास में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो यह भी याद रखना। और C6H8O7, यह होगा हमारे पास में सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, 6 कार्बन रहते हैं इसके अंदर। तो यह भी क्या क्या देखा हमने, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, यह हमेशा पूछा जाता है, तो यह बात इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और इनके नाम हाइड्रोजन आयन हो गया। और हम देख लेते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल। प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल हैं इमली में, हमेशा इमली में जो अम्ल पाया जाता है, स्वाद में खट्टी होती है इमली, तो अम्ल ही पाया जाएगा उसमें। तो कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल होता है इमली के अंदर। वह सिरके में, सिरका एक प्रकार का खट्टा पदार्थ रहता है जिसको हम अचार में या पदार्थों का बचाने में, पैक खाने के पदार्थों को संरक्षित करने में, उनको ज़्यादा लंबे समय तक चलाने में इसका उपयोग करते हैं। तो उसमें हमारे पास में एसिटिक अम्ल हो गया और उसका सूत्र CH3COOH है ही से आपके। वैसे ही बिच्छू, बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके डंक में भी एसिड रहता है। अगर मान लो बिच्छू के डंक में एसिड नहीं रहेगा, वो बिच्छू डंक मारता है, क्योंकि हम उसको परेशान करते, बिना किसी भी जानवर को हम परेशान करते तभी वह डंक मारता है। अगर ये डंक में उनके एसिड नहीं रहेगा तो हम कितना ही उसको छेड़ेंगे वह काट नहीं पाएगा और हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस वजह से उनके प्रकृति ने अम्ल दिया है, जिसकी वजह से अगर कोई उनको छेड़े तो यह उसका बदला ले सके, अपनी रक्षा कर सके। और फॉर्मिक अम्ल होता है यह एक कार्बन वाला अम्ल है। तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल हुआ, फॉर्मिक अम्ल। वैसे ही हम जानते हैं दूध व दही में भी अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। वैसे ही टमाटर में भी सिट्रिक अम्ल होता है। और चींटी में भी, चींटी काटती है तो हमारे जलन पड़ती है, वहाँ की पर त्वचा लाल हो जाती है, तो इस वजह से किस फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। फॉर्मिक अम्ल का ही हम एक और नाम बोल देते हैं मिथेनोइक अम्ल, क्योंकि एक कार्बन वाला सबसे छोटा अम्ल भी मानते हैं इसको, मिथेनोइक अम्ल बोल देते हैं। तो यह थी हमारे पास अम्ल की बात। और एक और बात हम जान चुके हैं कि इनमें जल के विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ज़्यादा अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन होंगे इनके पास, जभी तो दे रहे हैं। और हम इतना भी कह सकते हैं कि जिनके पास में हाइड्रोजन आयन की अधिकता रहती है वह सांद्र, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ज़्यादा ताकतवर अम्ल होते हैं। तो यह भी याद रखना। अब देखते हैं क्षार के बारे में। अब देखते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक हम जान चुके हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और यह क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। लाल लिटमस पत्र मतलब जैसे मान लो यह हमारे पास में क्या है, कोई भी कंटेनर है, इसमें हमारे पास में क्षारक है। जैसे मान लो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा है, तो जैसे ही हम इसमें लाल लिटमस पत्र डुबोएंगे, लाल लिटमस पत्र एक तरह का सूचकांक है जो हमें अम्लीयता व पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता के बारे में बताता है। तो जैसे ही हम इसमें लाल लिटमस पत्र डुबोएंगे तो यह क्या कर देगा कि इसको नीले में परिवर्तित कर देगा। कुछ इस प्रकार से जितना डुबोएंगे उतना नीला हो जाएगा। जैसे ही नीला होगा हम पदार्थ को कह सकते हैं कि यह क्षारीय पदार्थ बेसिक सॉल्यूशन है। तो यह बात भी याद रखना, एग्जाम में पूछ ली जाती। अम्ल ने तो क्या किया था, नीले को लाल में परिवर्तित किया था, लेकिन इसने लाल को नीले में ब्लू में परिवर्तित कर दिया। तो यह याद रखना। और यह जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन। OH- जैसे इनको जल में मिलाएंगे तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यह अलग हो जाएगा और OH- में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमेशा यह बात याद रखना कि OH- आयन देते हैं, इन पर ऋणात्मक चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है।
और इनमें इससे एक और बात पता चल रही है कि इनके अंतर्गत क्षारीय पदार्थों में OH माइनस उपस्थित रहता है, जब भी तो क्षारीय पदार्थ है। और हम एक और बात इससे सीख रहे हैं कि जिनमें ज़्यादा अधिक मात्रा में OH माइनस आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। तो यह भी अधिकता में रहेंगे। तो यह भी याद रखना, जिनमें OH माइनस ज़्यादा पाए जाते हैं वह ज़्यादा ताकतवर स्ट्रेंथफुल क्षार होते हैं। इनके उदाहरण आगे हमारे पास में NaOH, तो यह क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यह भी एक प्रकार का हमारे पास में अम्ल का उदाहरण है, बेस का उदाहरण है। वैसे KOH हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा आया हमारे पास में NH4OH। तो यह क्या हुआ हमारे पास में, बताओ, आपको याद हो तो, यह हुआ हमारे पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहाँ पर NH3OH रहता तो इसको हम बोल देते अमोनिया हाइड्रोक्साइड, लेकिन NH4OH है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यह हम क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं। यह पढ़ी हमने भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, भौतिक गुणधर्म जान लिए। अब देखते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म। इनकी हम अलग अलग धातु अधातु से पानी के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आता है हमारे पास टॉपिक सूचक, मतलब इंडिकेटर। हम जानते हैं कि हम स्वाद के बारे में तो पता चल गया कि अम्ल का स्वाद खट्टा रहता है व क्षार का स्वाद कड़वा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पदार्थ को स्वाद लेकर बता दें, क्योंकि मान लो कोई पदार्थ जहरीला हुआ तो वह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमने कुछ सूचक बना रखे हैं जो प्रकृति से मिल जाते हैं, बहुत से सूचक, या तो फिर उनका निर्माण कर लेते हैं या गंध के आधार पर हम उनसे पता चल जाता है कि मतलब यह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित करके या उनकी गंध में परिवर्तित करके इससे हमें किसी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता के बारे में पता चल जाता है। तो इनको बोलते हैं इंडिकेटर। तो देखते हैं, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मतलब अम्ल, मान लो सूचक ऐसे पदार्थ, ऐसे वो होंगे विलयन में, ऐसे पदार्थ होंगे जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। उनमें डुबो देंगे तो उनके रंग या उनके साथ में अम्ल या क्षार के साथ में इनकी गंध में परिवर्तन आ जाएगा। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि यह क्या है, अम्लीय पदार्थ है कि क्षारीय पदार्थ हैं। तो यह हम देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आ गया हमारे पास में प्राकृतिक सूचक, जो यह सूचक जो पौधों से प्राप्त किया जाता है। पौधों से मतलब प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, प्रकृति द्वारा निर्माण होता है। पौधे प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचुरल होते हैं। तो इनके उदाहरण हैं, पहला आ गया हमारे पास में लिटमस। लिटमस के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। अगर नीले लिटमस को अम्ल में डुबोएंगे तो क्या होगा, ये इसका रंग परिवर्तित होकर लाल रंग परिवर्तित हो जाएगा। और क्षार को डुबोएंगे तो क्षार का रंग कैसा होगा, हमारे पास में नीला रंग होगा। इतना तो जान चुके हैं। दूसरा आता है हल्दी। हल्दी भी एक प्रकार से सूचक ही है, हमें बताती है क्षारीयता के बारे में बताती है, बेस के बारे में बताती है। जैसे आपने देखा हो कभी कि आपके घरों में
अगर आपके किसी कपड़े सफ़ेद कपड़े पर हल्दी गिर गई हो, सब्जी गिर गई हो, तो जैसे ही आप उस पर साबुन लगाते हो वह हल्दी का कलर क्या होता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो क्योंकि साबुन एक प्रकार का क्षारक पदार्थ होता है, उस वजह से वह पीला पड़ जाता है। तो देखते हैं अम्ल के साथ तो कोई रंग इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, वैसा पीला का पीला ही रहेगा, लेकिन क्षार के साथ में यह अपना लाल रंग दे देगा। तो यह भी बात है। दूसरे आते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम नाम से भी पता चल रहा है कि इनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं, कोई केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे आ गया हमारे पास में फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन क्या करता है, जैसे ही फिनोल्फ्थेलिन को अम्ल में डुबोएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन, एसिड के साथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन सफ़ेद कलर का कागज़ रहता है। जैसे ही हम इनको क्षारक में डुबोएंगे तो यह क्या कर देगा, अपना रंग में परिवर्तित करके गुलाबी हो जाएगा। तो इस वजह से हम बता सकते हैं कि पदार्थ हमारे पास में क्षारीय पदार्थ है। क्या किया, अम्ल के साथ में तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन क्षारक के साथ में इसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया। तो यह बात भी याद रखना। दूसरा आता है कृत्रिम में मेथिल ऑरेंज। क्या है, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को भी हम क्षार में डुबोएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा हमारे पास में, लेकिन जैसे ही हम इसको अम्ल में डुबोएंगे, सफ़ेद कलर का होता है यह भी, तो यह लाल कलर में परिवर्तित हो जाएगा, रेड कलर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह था हमारे पास में कृत्रिम सूचक। अब आता है गंधीय सूचन। देखते हैं नेक्स्ट, जो गंध के बारे में बताएगा। आता है हमारे पास में तीसरा प्रकार का सूचक, मतलब गंधीय सूचक। ऐसा सूचक जो गंध के आधार पर हमें बताता है कि यह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। मतलब तो देखते हैं इन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारीय क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। मतलब अम्लीय माध्यम में तो अलग गंध आएगी, व क्षारीय माध्यम में अलग गंध आएगी। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि यह पदार्थ हमारे पास में अम्लीय है या क्षारीय है। तो इन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है तो उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। गंध के आधार पर बता रहे हैं सूचक है सही। तो देखते हैं, पहला उदाहरण आ गया हमारे पास में प्याज का रस। प्याज का रस, प्याज सबने देख भी रखा है, तो उसको हम जैसे ही अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो उसमें से तीक्ष्ण गंध आने लग जाएगी, बहुत तेज गंध आएगी। वैसे ही प्याज के रस को हम क्षारक में डालेंगे तो हमारे पास में किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी। दूसरा वेनिला। वेनिला को हम सब जानते हैं, इसकी आइसक्रीम भी खाई होगी आपने। तो इसको जैसे ही हम वेनिला को अम्ल में डालेंगे तो इसमें से भी समान गंध आएगी, जो इसकी गंध है वह गंध आएगी, मतलब तीक्ष्ण गंध आएगी। और जैसे ही हम इसको क्षारक में डालेंगे तो इसमें कोई गंध नहीं आएगी, मतलब जैसा का जैसा ही बना रहेगा। तो यह भी वेनिला में डालते हैं तो वही तीक्ष्ण गंध आती है, तो हमें अम्लीय माध्यम के बारे में पता चल जाता है। तीसरा आता है हमारे पास में लौंग का तेल। लौंग का तेल में भी वही बात, अम्ल के साथ में इसको मिलाएंगे या अम्ल पर लौंग का तेल डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध आएगी, वही वैसी की वैसी समान पहले आ रही थी जो, और क्षारक के साथ में कोई गंध नहीं आएगी। तो इससे क्या पता चलता है, गंधीय सूचक हमें ज़्यादातर तो अम्लीय पदार्थों में के बारे में बता रहा है, क्षारकों में कोई ज़्यादा इतना परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये हमारे सूचक ख़त्म होते हैं। इनमें से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आप इनके साथ साथ में अपने नोट्स भी बना लिया करो ताकि आप बाद में भी पढ़ो तो आपको पढ़ने में आसानी रहे। तीसरा अब आती है हमारे पास में अम्ल व क्षारू की धातु के साथ अभिक्रिया। धातु मतलब मेटल के साथ में किस प्रकार से यह अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ से हमारी रासायनिक गुणधर्म भी स्टार्ट होते हैं। तो अम्ल व धातु के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, तो यह हम जानते हैं। पहले हमने करवाए अम्ल के साथ में धातु की अभिक्रिया। तो क्या होगा, अम्ल को जब धातु में मिलाएंगे तो हमारे पास में एक तो लवण होगा। अब आया हमारे पास में लवण।
लवण इसके पहले हमने कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया। तो हम इतना तो जान चुके अम्ल को धातु पर मिलाने पर एक तो लवण बनेगा हमारे पास में, स्वाद में नमकीन होते हैं। हम जो खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं वह भी एक प्रकार का नमक है और वह होता है NaCl। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अभी ये तो याद रखना, अम्ल व धातु के मिलन से लवण बन रहा है और दूसरा हमारे पास में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो करवा लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया जान भी गए हो कि दो या दो से पदार्थ आपस में मिलते हैं तो फिर वह अभिकारक का निर्माण करते हैं। तो यह अभिक्रिया जैसे ही हम, ये क्या है हमारे पास में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जब इसमें हम Zn मिलाएंगे, जिंक मिलाएंगे, जिंक के दाने मिलाएंगे, जिंक एक प्रकार की हमारे पास में आ जाती है धातु। तो जैसे ही यह जिंक के साथ में मिलेगा तो हमारे क्या निर्माण होगा, जिंक क्लोराइड। किसका निर्माण होगा, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड हमारे पास में एक प्रकार का लवण है, यह साल्ट है, और दूसरा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो यह भी हमारे पास इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आ जाती है, पूछ भी ली जाती है। तो यह भी याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिंक धातु में मिलाए तो जिंक क्लोराइड बना, यह एक प्रकार का लवण होता है। और दूसरा हमारे पास में हुआ हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो यह अम्ल के साथ में थी अभिक्रिया। वैसे ही क्षारक के साथ में भी वही सेम समान अभिक्रिया रहेगी। क्षारक में जब हम धातु को डालेंगे तो हमारे पास में लवण तो बनेगा और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण हो जाएगा। तो देखते हैं, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो इसमें जिंक के दाने डालेंगे तो क्या होगा, Na2Zn व O2। यह क्या हुआ हमारे पास में, सोडियम जिंकेट। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है इसका फॉर्मूला। यह भी एक प्रकार का लवण है हमारे पास में। और दूसरा हाइड्रोजन गैस, यह हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी। तो इससे हम क्या समझें, अम्ल की हम धातु के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास में लवण भी बनते हैं व हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। एक और आपके परीक्षण आ जाता है, एक्टिविटी भी दे रखी है कि हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार से करवाएंगे। तो देखते हैं, इसमें यहीं पर ही देख लेते हैं। जब हमने ये अभिक्रिया तो करवा दी किसी परख नली में, मान लो यह अभिक्रिया करवा दी हमारे, इसमें हमने जिंक के दाने डाल दिए, जिंक धातु व HCl डाल दिए। फिर इस हाइड्रोजन गैस को किसी ट्यूब के माध्यम से हम साबुन के पानी में हाइड्रोजन गैस ले आए। फिर यहाँ पर से हमारे हाइड्रोजन गैस निकलेगी साबुन के पानी में। जैसे ही हम इसको यहाँ पर कैंडल जलाएंगे, कैंडल को इसके ऊपर रखेंगे तो हमारे एक प्रकार से एकदम से पॉप साउंड आएगी, पॉप की ध्वनि आएगी। बहुत ज़ोर से ध्वनि, फटाके की तरह ध्वनि आएगी, जिसको बोलते हैं पॉप की ध्वनि। तो यह हमें क्या बताता है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के बारे में बताता है। पॉप की ध्वनि भी बोलते हैं। तो यहाँ पर से भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारे पास में धातु के साथ अभिक्रिया। आगे और अभिक्रिया देख लेते हैं। उसके पहले आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। अब आती है हमारे पास में अम्ल व क्षार की धातु कार्बोनेट, मतलब धातु का कार्बन के साथ में बॉन्ड हो जिसमें धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब जिसमें कार्बन भी हो हमारे पास में, धातु के साथ में कार्बन व हाइड्रोजन हो, दोनों उपस्थित हो तो उसको बाइकार्बोनेट बोल देंगे। और जिनमें कार्बोनेट, जिनमें धातु के साथ में कार्बन उपस्थित हो, तो समझ गए, धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट। इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनमें भी कंफ्यूज मत हो जाना है। बाइकार्बोनेट में कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा
और धातु कार्बोनेट में कार्बन ही रहेगा। तो देखते हैं, पहले अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ में। धातु कार्बोनेट तो करवाएंगे, तो यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया आएगी हमारे पास में अम्ल। अम्ल में जैसे ही हम धातु कार्बोनेट को डालेंगे तो हमारे पास में लवण का निर्माण होगा, साल्ट का निर्माण हो जाएगा, व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण हो जाएगा। इसके साथ में हमारे पास जल का निर्माण होगा। तो यह हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्या हुआ इसमें, अम्ल के साथ हम धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएंगे तो एक तो हमारे लवण बनेगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और तीसरा हमेशा जल का निर्माण होगा। यह अभिक्रिया हमेशा ही ऐसी होगी। करवाते हैं, जैसे यह हो गया हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है यह, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब इसकी अभिक्रिया हमने Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्या है बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। याद रखना, आगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे भी सही। तो अभी तो इतना याद रख लो, यह है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसी को ही हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसी को ही हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सॉरी, जो कपड़े धोने में काम भी आता है। और जब इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास में NaCl, सोडियम क्लोराइड, लवण का निर्माण होगा, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा व जल का निर्माण होगा। हमेशा यही अभिक्रिया आएगी। तो इसको भी याद रखना, एग्जाम में पूछ ली जाती है, आपकी किताब की है अभिक्रिया। अब करवाते हैं अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल दो, मतलब जिनमें धातु के साथ में हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो। तो करवाएंगे अम्ल तो ले लिया हमने, और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाए, वही सेम अभिक्रिया आई हमारे सामने, वही सेम उत्पाद आए। लवण भी आ गया हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, वह जल भी आ गया, जल का निर्माण भी हो गया। तो करवाते हैं HCl, ये दो हमने संतुलित अभिक्रिया लिखने के लिए लिखे हैं HCl। इसके साथ सोडियम, ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या बाइकार्बोनेट बोल दो, एक ही बात है। तो इसको भी याद रखना, यह हमारे खाने का सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा। तो इनमें भी कंफ्यूज मत हो जाना। और तो वही लवण का निर्माण हो गया, ये NaCl हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसको हमारे घरों में यही इसी को ही खाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया, वह हाइड्रोजन H2O का निर्माण हो गया। तो यह जल का निर्माण हो गया। तो यह अम्ल के साथ तो हो गए धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट। अब आती है, हम देखते हैं कि अम्ल के साथ तो यह रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करते हैं, लेकिन यह क्षारक के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करते। क्या है, क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, कार्बोनेट के साथ में भी नहीं करते, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी नहीं करते हैं। तो यह बात भी याद रखना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है कार्बोनेट के साथ में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम पता कैसे चलाएंगे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास में एक विधि आती है, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम चूने के पानी मतलब ऐसा पानी जिसमें चूने को घोल रखा हो, उसी को बोल देते हैं चूने का पानी, से प्रवाहित करेंगे तो यह दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो इसको दूधिया कर देता है, तो पानी दूधिया हो जाता है। देखते हैं अभिक्रिया, यह है हमारे पास में, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसको चूने का पानी भी बोलते हैं, वह इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जम जाएगा सॉलिड ठोस रूप में, वह जल का निर्माण होगा। सही, तो यह भी याद रखना
ये और इस अभिक्रिया इसको हम दूसरे प्रकार से भी कर ले सकते हैं। जैसे मान लो चूने के पानी में जब हम किसी नलची से फूंक देंगे, उसमें हवा देंगे तो वह दूधिया भी हो जाएगा। आप घर पर कर भी देख लेना, क्योंकि हम जानते हैं हमारे श्वसन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, तो इस वजह से इसका पता भी लगा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास में अम्ल व धातु की कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। अब देखते हैं हम दोनों की एसिड व अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया। देखते हैं अम्ल व क्षार की एक दूसरे के साथ आपस में अभिक्रिया, मतलब अम्ल में क्षार मिलाएंगे, एसिड में बेस मिलाएंगे तो आपस में क्या बनेगी। हम इतना जान चुके हैं अम्ल व क्षार की दोनों की प्रॉपर्टी गुणधर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं इसी अभिक्रिया को हम उदासीकरण की अभिक्रिया भी बोल देते हैं, मतलब दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है अम्ल व क्षार की, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों अपने अपने प्रभाव को उदासीकरण कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, मतलब दोनों अपने प्रभाव को समाप्त कर देंगे, दोनों का प्रभाव 0 0 हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को हम उदासीकरण की अभिक्रिया बोल देते हैं। तो देखते हैं जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे व साथ ही लवण का भी निर्माण करेंगे तथा जल का निर्माण करेंगे। क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, व लवण का निर्माण किया व जल का निर्माण किया। देख लेते हैं अभिक्रिया में भी, जैसे अम्ल को क्षार के साथ में मिलाएंगे तो लवण व जल का निर्माण हो जाएगा। देख लेते हैं अभिक्रिया करवा कर भी, जैसे HCl है, यह कौन सा अम्ल है मैंने बता दिया, अब आपको याद होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद भी होगा आपको, मैंने फर्स्ट में उदाहरण में भी लिखाया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। फिर और यह क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इसके साथ में हमारे पास में NaCl लवण का निर्माण हुआ, साथ ही जल का भी निर्माण हो गया। तो यह थी दोनों की एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया, दोनों अपने एक प्रभाव को समाप्त कर देते हैं व लवण का निर्माण करते हैं। इसी को हम उदासीकरण की अभिक्रिया बोल देते हैं। तो और देखते हैं अम्ल के साथ में धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड मतलब धातु के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हो तो उसको धातु ऑक्साइड बोल देंगे। तो देखते हैं और एक और बात, यह हमारे पास में धातु ऑक्साइड आता है, यह क्षारीय नेचर में, क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का, कुछ बेसिक इसकी प्रॉपर्टी गुणधर्म होते हैं, तो ये याद रखना। तो फिर अपने पास सीधा काम आ गया, अम्ल मिलाया और यह क्षारीय प्रकृति का होता है तो वही लवण व जल का निर्माण होगा। तो देखते हैं धातु ऑक्साइड में क्षारीय है, यह बेसिक नेचर में क्षारीय प्रकृति का है और इसमें अम्ल मिलाया तो वही लवण व जल का निर्माण हो गया। और अभिक्रिया में देख लेते हैं, जैसे यह क्या हो गया, क्या है ये, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर धातु है उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है तो धातु ऑक्साइड। फिर इसमें यह क्षारीय प्रकृति का है और इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है तो क्या बना ये, यह एक प्रकार का लवण है कॉपर क्लोराइड। क्या है यह, कॉपर क्लोराइड व जल का निर्माण हो गया। वही एक दूसरे की अभिक्रिया भी होगी, क्षारीय व अम्लीय, लवण व जल का निर्माण हो गया। और देख लेते हैं क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन तो हो लेकिन अधातु के साथ में। तो देख लेते हैं क्षार के साथ में अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो वही लवण व जल का निर्माण होगा। क्या होगा, वही लवण व जल का निर्माण होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अधातु ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय प्रकृति में होते हैं, अम्लीय प्रकृति में होते हैं। तो अम्लीय प्रकृति क्षार व अम्लीय प्रकृति का अधातु ऑक्साइड तो वही जल व लवण व जल का निर्माण करवाएगा। तो ये आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या तो कॉपी में अपने आप नोट्स बना लेना। नोट्स बनाया करो, क्योंकि वह नोट्स आपके 10th के एग्ज़ाम होंगे, तो जब तक ये इनको ही पढ़ना पड़ेगा आपको, तो नोट्स बना लिया करो। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगले क्लास में हम देखेंगे कि एसिड व अम्ल व क्षार में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, पीएच किसे कहते हैं, लवण की क्या गुणधर्म होते हैं, पीएच इंडिकेटर, पीएच की स्केल क्या होता है, इसके बारे में पढ़े। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए विद्यादर्शन पाठशाला पर। जिन साथियों को इस क्लास की ज़रूरत है, उन साथियों तक इस कक्षा को शेयर करें व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय हिंद।